साथियों, अब तक हमने लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म जैसी थ्योरीज को स्टडी किया। इन सब थ्योरीज में एक कॉमन बिलीफ था कि सोसाइटी को समझने का केवल एक ही ट्रूथ पॉसिबल है। जैसे मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग वही सही बोल रहे हैं, फेमिनिज्म खुद को सही मान रहे हैं, लिबरलिज्म खुद को सही मान रहे हैं, मतलब अपना व्यू पॉइंट ही उनका सही है, उनका ऐसा मानना है। लेकिन इन सब थ्योरीज के बाद में एक कंसेप्ट आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कहता है कि नहीं, एक ही ट्रूथ नहीं होता है, या फिर कोई एक रियलिटी नहीं है। देयर आर मैनी ट्रूथ्स एंड मैनी रियलिटीज़ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पॉलिस्कोप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक आइडियोलॉजी और कंसेप्ट से रिलेटेड पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो चलिए जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक क्रिटिकल अप्रोच है, इज अ क्रिटिकल अप्रोच विच रिजेक्ट्स, ये अप्रोच है जो रिजेक्ट करती है एब्सोल्यूट ट्रूथ को। एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स कोई कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, एंड यूनिवर्सल थ्योरीज पर डाउट करती है। और ये डाउट करती है यूनिवर्सल ट्रूथ की कोई भी एक सच्चाई, जिसको आप बोल रहे कि वुमेन्स आर ओप्रेस्ड, वुमेन्स आर एक्सप्लॉइटेड, तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हर जगह पे ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कुछ वुमेन्स अच्छा भी सर्वाइव कर रही हैं, कुछ जो है अच्छा फ्रीली वर्क भी कर रही हैं, फ्रीडम को एंजॉय भी कर रहा है। मतलब एक यूनिवर्सल कोई ट्रूथ नहीं है, देयर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड डाउट्स करना है यूनिवर्सल थ्योरीज पे जो भी है, इट एक्सपोजेज द रिलेशनशिप ऑफ पावर, लैंग्वेज एंड नॉलेज के जो रिलेशन है उसको भी एक्सपोज करता है। तो आज के इस कंसेप्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं कि जो आंसर है, अगर आपके पास में कोई आंसर है, गवर्नमेंट आपके पास कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आई है एंड सेज दैट इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बट पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं कि डेवलपमेंट ओके, ये ट्रूथ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये ट्रूथ है एक उनकी तरफ से, लेकिन ये बोलते हैं कि आप उसके जो आंसर है उस पर डाउट करिए। जो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सो यू हैव टू रेज द क्वेश्चन डेवलपमेंट किसका होगा। जो लोग वहाँ से माइग्रेट, जिनको हटाना पड़ेगा वहाँ से, उनका डेवलपमेंट का क्या है भाई, उनका कहाँ पे गया डेवलपमेंट, उनको तो हटाया गया वहाँ से, है ना। सो एक थ्योरी ने ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स की बात कर रहा है कि आप जो उसके एजम्पशंस है, उसके फ्यूचर में उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो बोलते हैं कि आपके पास में कोई एक आंसर नहीं है, आप एक जो आंसर है उस पर भी डाउट करिए। सो हम यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म को हम 3 बेसिक कंसेप्ट्स में समझेंगे। इसके अलावा भी हम पावर एंड लैंग्वेज के रिलेशन को भी इसके साथ में जोड़ेंगे। द फर्स्ट कंसेप्ट इज डेथ ऑफ मेटा नैरेटिव्स। सो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया मेटा नैरेटिव का। मेटा नैरेटिव मतलब एक बिग थ्योरी या फिर बड़ी कहानी है कोई। फॉर एग्जांपल कि ये बताते हैं, लियोटार्ड ने कहा कि अब हमें ना बड़ी कहानियों पे विश्वास नहीं रहा, इनक्रेडिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव। ये बोलते हैं कि हमें बड़ी बड़ी कहानियाँ, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उन पे विश्वास नहीं है। जैसे कि पहले लोग लोग सोचते थे कि साइंस विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम, साइंस विल सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइंस जो है हर प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये ज़रूरी नहीं है। या फिर कैपिटलिज्म, ऐसा मानना है कुछ थ्योरीज का कि कैपिटलिज्म वो सबको अमीर बना देगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन क्या ये सही में कंप्लीटली ट्रूथ है? तो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म बोलता है कि दीज ऑल आर मेटा नैरेटिव, ये सारे क्या है, मेटा नैरेटिव्स हैं, बस बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। इनका आइडिया क्या है, वी स्टॉप्ड बिलीविंग इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल रीज़न, कि हम जो प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी की बड़ी बड़ी बातें हो रही है या फिर यूनिवर्सल कोई रीज़न है, उस पर भी बिलीव नहीं करते आपकी, हम उस पर डाउट करते हैं। देयर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ नहीं, इट इज़ लोकल, ये लोकल ट्रूथ है भाई, लोकल सोसाइटी इम्पैक्ट कर दिया उसको, किस तरह का ट्रूथ है। फॉर एग्जांपल कि जैसे बुर्का जो सिस्टम है ना मुस्लिम्स में, तो वो पूरी यूनिवर्स का नहीं है कि भाई उनके लिए, अपने लिए, उनके लिए सच्चाई है, उस कम्युनिटी के लिए वो बिलीफ है उनका कि हाँ उनको पहनना है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। लेकिन सभी ऐसा नहीं मानते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अपने व्यू पॉइंट्स हैं। तो बोलते हैं ये यूनिवर्सल नहीं है। द डेथ ऑफ मेटा नैरेटिव्स की बड़ी बड़ी बातें भी इसमें हम एक लाइन ऐड करते हैं बड़ी प्यारी सी, माई ट्रूथ माइट नॉट बी योर्स, योर ट्रूथ बट दैट्स ओके, कि मेरा ट्रूथ आपका नहीं हो सकता, कि जो बात मुझे सही लगती है वो आपको सही ना लगे, आपका व्यू पॉइंट उस पर कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम दोनों गलत है, ऐसा नहीं है, हम दोनों सही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो मेरी नज़र में वो सही है, आपकी नज़र में जो आपका व्यू पॉइंट है वो सही है, हालांकि दोनों ही सही है, इट्स ओके। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता है। कोई एक थ्योरी, मार्क्सिज्म की थ्योरी कि भाई क्लास
दो ही क्लासेज है सोसाइटी में, है ना, प्रोलेटेरिएट एंड बोर्गेज तो बोलते हैं, ऐसा नहीं है, और भी कई सारी सोसाइटी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपर रियलिटी। पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है हाइपर रियलिटी की, जिस कंसेप्ट को दिया गया जीन बॉडीलैट के द्वारा। एंड जीन बॉडीलैट क्या बोलते हैं कि आर्ग्यू दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सिमुलेक्रा। सिमुलेक्रा मीन्स कॉपीज विद नो ओरिजिनलिटी। सिमुलेक्रा का मीनिंग होता है कॉपीज विद नो ओरिजिनलिटी। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे ओरिजिनल और कॉपी का डिफरेंस ही खत्म हो गया है, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा ओरिजिनल है या कॉपीज़ है ना। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें ओरिजिनलिटी खत्म होगी एक तरह से। एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक या और किसी सोशल मीडिया की हम बात करें जहाँ पे फ़िल्टर्स ब्यूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि रियल इमेज कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है, ठीक है। या फिर हम एक डिज्नी वर्ल्ड का कंसेप्ट लेते हैं। डिज्नी वर्ल्ड में क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी शो कर जाती है। रियलिटी में एग्जिस्ट वो करता है लेकिन वो रियलिटी से परे है। एग्जिस्ट तो करता है डिज्नी वर्ल्ड, लेकिन रियलिटी से परे वो दिखा कुछ हो रहा है कि भाई इन्जॉयमेंट है, सारा कुछ इस तरह से दुनिया है। या फिर वर्चुअल गेमिंग का आप ले लीजिए, जहाँ पे गेमर वर्चुअल रियलिटी में फील कर पा रहा है उसको कि हाँ भाई इस तरह से गेमिंग, वो खुद अपने आप को उसी रियलिटी में फील कर रहा है, मतलब जो रियल में एग्जिस्टेंस फील करवा रही है आपको, दैट इज़ सिमुलेक्रा, है ना। आपको रियलिटी में वो फील करवा रहा है, बोलता है तो रियलिटी से परे, लेकिन और उस जिसमें रिप्रेजेंटेशन दिखावे पे ज़्यादा, दिखावे से ज़्यादा प्यार हो रहा है ना। आपको कुछ भी दिखाना है सोशल मीडिया में, आपको खूबसूरत दिखाना है, खुद को हैंडसम दिखाना है, आप कोई भी फ़िल्टर यूज़ करके उसमें दिखाते हैं। दिखावे की दुनिया एक तरह से आपको इसको समझ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़, जैसे ये कई न्यूज़ हमारे पास सिमुलेक्रा से रिलेटेड कि किस तरह से ब्राइड जो तो फेक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाके। सो नेक्स्ट वी हैव पेस्टिश एंड इंटरटेक्चुअलिटी। पेस्टिश मीन्स ये मिक्स कल्चर को बताता है ना। जीन्स, इसको भी फ्रैंकोइस लियोटार्ड के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया। पेस्टिश का मतलब है किसी जैसे पुराने स्टाइल को उठाना और उसे बिना किसी डीप मीनिंग के बस मिक्स कर देना। सो डिफरेंट स्टाइल है, आइडियाज़ है, फॉर्म्स है, आर मिक्सड विदाउट एनी सीरीज क्रिटिसिज्म और स्टाइल। मतलब कोई भी क्रिटिसाइज़ किए वगैरह आप उसको, कोई भी स्टाइल किए वगैरह आप उसको क्या करते हैं, बस उसको बना देते हैं, जिसमें ओरिजिनलिटी की फिक्र नहीं होती कि वो ओरिजिनल बचे या फिर ना बचे, कोई डीप मीनिंग नहीं है उस बात का। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड के रिमिक्स या फिर मैशअप सॉन्ग्स, है ना, जहाँ जब कोई डीजे क्या करता है किसी 70-80s के गाने में 90 का रैप ऐड कर दे और साथ में आज के EDM बीट्स को मिक्स कर देता है, तो वो एक पेस्टिश है ना। मतलब मिक्स कर दिया उसको सारा कुछ को, और मतलब वो कुछ नया क्रिएट नहीं किया है, बस पुराने पीसेस को पेस्ट कर दिया, जिसमें ओरिजिनलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। अब पुराने गाने को बस इंजॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए आपने उसको मैशअप कर दिया। और पॉलिटिकल का अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म, पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म सब मिक्स हो जाता है। इंटरमिक्सिंग एक खिचड़ी तरह बन गया है पेस्टिश का, मतलब एक खिचड़ी बना दिया आपने, सारा कुछ ही मिक्स कर दिया उसमें, डिफरेंट स्टाइल, आइडिया, सारा कुछ आपने उसमें डाल दिया। एंड नेक्स्ट इज इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी कंसेप्ट दिया गया जूलिया क्रिस्टेवा के द्वारा। एवरी टेक्स्ट इज रिलेटेड टू अदर। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल को इसको बेसिक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर घर में हम जनरली बोल देते हैं कि भाई उस घर में तो महाभारत होती रहती है, या फिर स्कूल में बोल दिया जाए, इंस्टीट्यूशन में बोल दिया जाए, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बोल दिया कि भाई इधर तो महाभारत चली हुई है। महाभारत मीनिंग क्या है कि वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है। उन टेक्स्ट को हमने उठाया और जिसका मीनिंग कुछ क्या है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। महाभारत का मतलब कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है या पॉलिटिक्स हो रही है, पावर के लिए स्ट्रगल हो रहा है। तो उसी चीज़ अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में भी बस यही चल रहा है, लड़ाई झगड़ा है, कोई खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, खुद को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को उस पुराने कंसेप्ट को हमने वहाँ पे डाल दिया। मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन हमने उसको मिक्सअप कर दिया, इंटर रिलेट कर दिया उसको दोनों को, दैट इज़ इंटरटेक्चुअलिटी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बताता है कि ये सारा पेस्टिश है एंड इंटरटेक्चुअलिटी है, जहाँ पे डिफरेंट मीनिंग को हम यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, तो ये तीन इसके बेसिक कंसेप्ट्स को याद रखना है एंड किनके द्वारा जो था वो ये क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इंटरटेक्चुअलिटी का डेवलपमेंट किसने ये कंसेप्ट को इवॉल्व किया,
पैस्टिश, है ना, ये वर्ड्स को आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो कहता है कि लैंग्वेज क्रिएट रियलिटी, लैंग्वेज जो है वो रियलिटी के लिए क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल के लिए टेररिस्ट वर्सेस फ्रीडम फाइटर, इलीगल माइग्रेंट और रिफ्यूजी। सो पीपल तो है तो लोग, लेकिन इनके लिए हमने डिफरेंट वर्ड यूज़ कर दिए गए और एंड उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से पॉलिटिक्स भी हो रही है। फॉर एग्जांपल लोग, वही एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए टेररिस्ट है और अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी या फिर जो भी उसका एरिया है उसमें वो फ्रीडम फाइटर की तरह शो रहा है। कोई इलीगल माइग्रेंट है तो जिसको डेफिनेशन कोई कंट्री उसको इलीगल माइग्रेंट मान रही है और उसको, उन्हीं लोगों को अगर इलीगल माइग्रेंट का नाम दे दिया, कि भाई लैंग्वेज उनके लिए यूज़ कर दी गई हमने इलीगल माइग्रेंट, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या होगा कि एक भाई इसको निकालो यहाँ से, है ना, ये तो धोखे से आया है, तो ये फीलिंग मन में आती है कि इसको भगाइए यहाँ से। एंड जब उसके लिए वर्ड यूज़ कर दिया जाए रिफ्यूजी, सेम पर्सन के लिए अगर वर्ड यूज़ कर दिया जाए रिफ्यूजी, तो हम सोचते हैं कि भाई किसी दूसरी जगह से प्रताड़ित होकर आया है, तो उसके प्रति में हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि भाई चलो इसकी हेल्प करनी चाहिए। सो वर्ड जो है वो डिफरेंट दोनों के लिए हमने यूज़ किए, पर्सन सेम है, इंडिविजुअल सेम है, तो उसके लिए रियलिटी भी चेंज होगी, है ना। सो दैट्स वाई लैंग्वेज क्रिएट रियलिटी। बोलते हैं लैंग्वेज का काफ़ी रोल है। लैंग्वेज क्या करती है, उसको जस्टिफाई कर देती है। इनकाउंटर या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, है ना, इनकाउंटर कर दिया या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गया। सो दिस इज़ नोन एज डिस्कर्स, और इसी को नाम देते हैं फैकल्ट इसको नाम देते हैं डिस्कोर्स का। ये जो कंसेप्ट बना कि सेम पीपल है बट वर्ड्स उसके लिए सेम हो रहे हैं और डिफरेंट पॉलिटिक्स उसके लिए यूज़ की जा रही है, तो बोलते हैं कि इस कंसेप्ट को नाम देते हैं डिस्कोर्स। एंड दोज हु कंट्रोल डिस्कोर्स कंट्रोल द सोसाइटी। फुकॉल्ट का मानना है कि जो डिस्कोर्स को कंट्रोल करेगा, मतलब इस लैंग्वेज सिस्टम को कंट्रोल करेगा, वो सोसाइटी को भी कंट्रोल करेगा कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, किस तरह से बोलेगा। क्योंकि अगर लैंग्वेज आप जिस तरह से यूज़ करेंगे उसका मीनिंग चेंज होगा और उस पर्सन के लिए उसकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। आप टेररिस्ट को हमारे लिए टेररिस्ट होगा, अगर कोई कर रहा है हमारे लिए टेररिस्ट है, अपने लिए वो अपने कौम के लिए कर रहा है, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को बचाने के लिए कर रहा है, तो वो उनके लिए फ्रीडम फाइटर हो गया। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ लैंग्वेज एंड कंसेप्ट्स। नेक्स्ट वी हैव कंसेप्ट ऑफ पावर। ये कंसेप्ट भी फैकल्ट के द्वारा दिया गया। एंड कंसेप्ट क्या है पावर का, वो ट्रेडिशनल व्यूज़ के अकॉर्डिंग कि पावर सिर्फ स्टेट, आर्मी और पुलिस के पास है, ये पावर को एंजॉय करते हैं। लेकिन फैकल्ट कहता है कि पावर इज़ नॉट ओनली सप्रेसिव, कि पावर सिर्फ सप्रेसिव नहीं है, ये मीन्स है सप्रेसिव पावर के, जहाँ पे सप्रेशन किया जाता है, दबाव से जो था वो किसी भी मूवमेंट को सप्रेस किया जाएगा। तो फैकल्ट कहता है कि ये सिर्फ सप्रेसिव नहीं है, रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। प्रोडक्टिव कैसे, कि पावर का पर्पज़ क्या होना चाहिए, डिफाइन करना, कैटेगराइज करना। समथिंग अगर कुछ भी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है तो इसको कैटेगराइज करना पावर का पर्पस है। और जैसे कि हम देखते हैं कि पावर का जैसे कि स्कूल में हम एग्जांपल लें कि गुड स्टूडेंट है या फिर बैड स्टूडेंट है, तो ये पावर है कि भाई स्कूल के पास पावर है कि किस तरह के स्टूडेंट को क्रिएट करना है, उसको किस तरह से डिफाइन करना है ना। फैमिलीज़ में जेंडर रोल्स किस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं, किस तरह से उसको समझाया जाता है। या फिर मीडिया जैसे नैरेटिव कंट्रोल करती है, तो बोलते हैं कि पावर उनके पास भी है, कि पावर स्कूल के पास भी है कि अच्छे स्टूडेंट तैयार करेगी जो अच्छे सिटीजन बनेंगे, या फिर गलत स्टूडेंट तैयार करेगी, है ना, सोसाइटी के लिए गलत सिटीजन तैयार करेगी। तो बोलते हैं मीडिया, इसी तरह से मीडिया भी नैरेटिव को कंट्रोल करके अपना व्यू पॉइंट जो है वो उन पर थोप सकता है। तो ये सब पावर को एंजॉय कर रहे हैं, सो बिना किसी पुलिस या फिर आर्मी के। एंड नेक्स्ट ये थे कुछ कंसेप्ट्स पोस्ट मॉडर्निज्म के। नेक्स्ट वी हैव द क्रिटिसिज्म किन बातों को लेके हुआ पोस्ट मॉडर्निज्म का। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे कहता है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रूथ, कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सो क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर ट्रूथ नहीं है तो फिर ह्यूमन राइट्स का बेस क्या होगा भाई, और ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट कैसे होगी। फॉर एग्जांपल इनजस्टिस को कैसे डिफाइन किया जाएगा और फाइट कैसे होगी ऑपरेशन के अगेंस्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कहे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है सिर्फ एक नैरेटिव है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक नैरेटिव का नाम दिया जाए कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये बस नैरेटिव सेट किया गया है, तो फिर जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो विक्टिम है, उनको जस्टिस कैसे मिलेगी। अगर ये बोल दिया जाए कि इनजस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, देयर इज़ नो जस्टिस एंड इनजस्टिस लाइक कंसेप्ट्स, तो फिर जस्टिस मिलेगी कैसे। So that's why critics have made this statement. They reject this theory of universal truth.
नेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म ब्रेक करता है कलेक्टिव आइडेंटिटी को, इट ब्रेक डाउन कलेक्टिव आइडेंटिटी। जैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी, जैसे कोई क्लास है, पर्टिकुलर क्लास से आते हैं, जैसे कि मार्क्स ने डिवाइड किया कि क्लासेस होती है, ओनर एंड वर्कर क्लास है, नेशन का कंसेप्ट है, या फिर लैंग्वेज, सोसाइटी के बेस पे है ना, सोशल क्लास है। तो इस तरह से क्लासेस के बेस पे डिवाइड है सोसाइटी। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसको ब्रेक करिए भाई, ये सोसाइटी में ऐसे नहीं होता, सिर्फ इस पे डाउट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो लेकिन उसके बाद में क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर इस तरह से इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया तो फिर अगर पॉलिटिकल मूवमेंट्स को यूनिटी चाहिए होती है, तो अगर आपने इसको फ्रेगमेंटेशन कर दिया, इसका आपने डिवाइड कर दिया लोगों को, क्लास को ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर जो कॉमन गोल, कॉमन पर्पस चाहिए उसके लिए फ़ाइट कौन करेगा, है ना। क्योंकि कई हमें रिवोल्यूशन के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहा, इकट्ठे आइडियोलॉजी सेट नहीं हो रही है, कोई भी नेशन जो है, नेशन स्टेट जो भी बने हुए हैं वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से है, उनका एक पर्टिकुलर मोटिव है। तो बोलते हैं कि अगर उनके वो आइडियोलॉजी नहीं रहेगी तो फिर ये कंसेप्ट कहाँ से आएगा। अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया तो फिर नेशन कैसे रहेगा, नेशन ही नहीं बनेगा, है ना। सो बोलते हैं कि अगर हर आइडेंटिटी अलग अलग स्ट्रगल करे, जैसे वुमेन्स का कंसेप्ट है, अगर वुमेन्स में बोलते हैं कि तो अगर सबको फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाए वुमेन्स का, तो अपर क्लास, लोअर क्लास अलग हो गए, रिच पुअर अलग हो गए, अर्बन रूरल अलग है। तो सबके अगर अलग अलग इश्यूज़ को आप उनको डिफाइन करेंगे तो ये एक पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि उसको अलग अलग सेपरेट करना है। लेकिन जो उनका कॉमन गोल है तो फिर उसको कैसे अचीव किया जाएगा, तो ये बात कर रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई दलित विल बी फ्रेगमेंटेड, दलित्स में भी काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, है ना, वो भी अलग अलग हो गई तो वो अपने कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कोई भी मास मूवमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जब लोग इकट्ठे नहीं आएंगे, एक क्लास नहीं कोई बनेगा, तो फिर बोलते हैं कि कोई भी रिवोल्ट मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होएगा, एज सेड बाय द क्रिटिक्स। सो पोस्ट मॉडर्निज्म सेज दैट कि पावर इज़ एवरीवेयर। पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं कि पावर इज़ एवरीवेयर। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए हम बोलें कि मार्क्सिस्ट ने बोलता है कि पावर जो है वो एलीट क्लास के पास है, तो क्रिटिक्स फिर बोलते हैं कि अगर पावर सिर्फ सभी के पास है, इफ़ द पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ एवरीवन, देन क्रिटिसाइज़ किसको किया जाएगा और ब्लेम किसको किया जाएगा, मेन एनिमी होगा कौन। कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया जाए, स्टेट को क्रिटिसाइज़ किया जाए, मीडिया को क्रिटिसाइज़ करें, लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करें, रिलीजन को, किसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सबके पास पावर है। रिलीजन के पास अपनी पावर है, लैंग्वेज है, मीडिया नैरेटिव सेट करने में अपनी पावर का यूज़ करता है, सबके पास पावर है। लेकिन तो अगर सोसाइटी का कोई इशू है तो फिर किसको ब्लेम किया जाएगा, हु विल बी ब्लेम्ड, सबके पास पावर है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, जिम्मेवार किसको ठहराया जाएगा। सो दीज आर द criticism of this post modernism. So in the conclusion we can say that कि पोस्ट मॉडर्निज्म ये नहीं बोलता है कि एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, ये कहता है कि जो सही लग रहा है उस पर भी डाउट करिए, क्वेश्चन करिए, डाउट करिए एंड क्वेश्चन करिए। जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया जो मैनिपुलेट कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, तो जहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज कंट्रोल्ड है, स्कूल सोसाइटीज़, है ना, सारा कुछ कंट्रोल्ड वे में है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म हमें एक क्रिटिकल व्यू देता है, सोचने का पोस्ट प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो है वो रियल ट्रूथ को जान सके, उसको फाइंड करने की कोशिश करें, डाउट करिए, क्वेश्चन रेज करें। हम जो भी कुछ ट्रूथ हमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मीडिया पे हमें न्यूज़ दिखाई जा रही है, कोई व्यू पॉइंट एक दिखाया जा रहा है, एक पार्टी के थ्रू हमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी कोई अपनी आइडियोलॉजी बता रही है, तो बोलते हैं कि उसको बिलीव नहीं करना है, आप उन पर क्वेश्चन करिए, डाउट करिए, तभी जो है आप एक अच्छे सिटीजन जो है वो बन पाएंगे। सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द channel. We'll meet you soon in our next topic. Till then, thank you. Have a good day.